नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में हम एक-एक करके हर कमोडिटी पे आपको खास राय लेकर आते हैं। आपके लिए हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं। अमित पवारी हैं, एमडी है सीआर फॉरेक्स से, जिनसे हम करेंसी मार्केट का हाल जानेंगे कि रुपए में इतनी गिरावट क्यों है। साथ ही हमारे साथ रुपेश शर्मा भी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। उनसे हम नॉन एग्री मार्केट से लेकर एग्री मार्केट की हर बातें उनसे जानेंगे कि आज नॉन एग्री मार्केट में क्या करना चाहिए और एग्री मार्केट की चाल आगे क्या रह सकती है। चलिए शुरुआत करेंगे रुपए से, क्योंकि रुपया लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर बनाता जा रहा है। आज भी इंट्राडे में 86 रुपए 65 पैसे का नया लो हमने रुपए में डॉलर के मुकाबले देखा, लेकिन वहां से रिकवरी जरूर दिखी थोड़ी, लेकिन ये काफी नहीं थी। 86 रुपए 63 पैसे ये भी नया क्लोजिंग लो ही था। तो ये गिरावट कब तक चलेगी? क्या आरबीआई के पास बहुत ज्यादा अब रूम नहीं है रुपए को संभालने के लिए? तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं अमित जी से। अमित जी, क्या लग रहा है रुपए की रिकवरी कब लौटेगी और यहां से और कितना कमजोर हो सकता है रुपया सर? सर, जो अभी रुपया 84 से 86 है ना, हाफ गया, उसके क्या क्या रीजन है पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला जो रुपया का वीक होने का रीजन था वो है डॉलर में मजबूती। अक्टूबर के अंदर पे डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल पे था, आज वो 109 के आसपास चल रहा है। कल उसने 110 का हाई बनाया। तो बेसिकली डॉलर जो है वो 10% से स्ट्रांग हुआ, अपना रुपया जो है वो 2.5% से ही वीक हुआ। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि रुपया ने आउट परफॉर्म किया है डॉलर के वीकनेस के सामने। दूसरा रीजन जो हमारा वीकनेस का था वो था ट्रेड डेफिसिट। एज अ कंट्री जो है हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इसको कंपनसेट हम कैसे करते हैं? उसको कंपनसेट हम करते हैं एफआईआई और एफबीआई के फ्लो से। अगर आप लास्ट 3 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में एफआईआई ने इंडियन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट से करीब करीब 14 बिलियन डॉलर्स को निकाले हैं। तो इसने भी प्रेशर क्रिएट किया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ, अगर जब भी आरबीआई डॉलर सेल करती है मार्केट के अंदर पे, तो क्या होता है, उनको मार्केट से बैंकिंग सिस्टम से रुपया विड्रॉल होता है। तो अगर हम लास्ट 3 महीने की बात करें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में डॉलर रुपी लिक्विडिटी जो है वो बहुत नेगेटिव चल रहा था। इसके कारण आरबीआई ने अपना जो सेलिंग स्पेस था, जो स्पीड था, उन्होंने कम किया। और चौथा रीजन क्या हुआ, जब डॉलर इंडेक्स लास्ट ईयर 114 से 100 आया था, तब आरबीआई ने बहुत ज्यादा बाइंग किया और करेंसी को अप्रिशिएट नहीं होने दिया। इसके कारण मार्केट के अंदर पे ये माहौल बन गया कि करेंसी जो है अप्रिशिएट नहीं होगी। तो नाउ देयर आर नो सेलर्स इन द मार्केट, ओनली आरबीआई इज द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग। एक्सपोर्टर को सेल करना नहीं है क्योंकि करेंसी वीक हो रही। ये 5 रीजन की वजह से रुपया जो है वो वीक हुआ है। सर, लेकिन अब सवाल ये है, सबके मन में ये होगा कि रुपए में रिकवरी लौटेगी तो कब तक, और वो ऐसे क्या ट्रिगर चाहिए रुपए को कि यहां से वो रिकवरी कुछ दिखा दे? देखिए, लास्ट कुछ दिनों से मार्केट पे ये माहौल बन रहा है कि जो अपना रुपया है वो 90 चला जाएगा या 95 चला जाएगा। ये जो फेनोमेना होता है वो होता है कि भाई तेजी में लोग और तेजी करने की बात करेंगे, मंदी में लोग और मंदी करने की बात करेंगे। लेकिन सीआर फॉरेक्स की रिसर्च टीम को लगता है जो बड़ा रुपये के अंदर पे ट्रेंड रिवर्सल होगा वो तब कंफर्म होगा जब डॉलर इंडेक्स जो है, जो आज 110 के आसपास पे है, वो जब ट्रेंड चेंज करता है। अब ये डॉलर का जो ट्रेंड है वो कब चेंज हो सकता है? तो पहले उसका रीजन समझते कि डॉलर ऊपर क्यों गया। डॉलर ऊपर इसलिए गया, जैसे यूएस के इलेक्शन आए तो लोगों ने ये समझा कि ट्रम्प साहब आएंगे और वो टैरिफ लगाएंगे। इसके कारण फेड जो है एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेगी। अब इस एंटायर परसेप्शन से डॉलर इंडेक्स 10% से ऊपर गया लास्ट 2 महीने में। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में हमको 2 चीजों को ऑब्जर्व करना है। पहला, लास्ट टाइम जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने थे तब डॉलर का क्या हुआ था।
उन्होंने उस टाइम में भी इलेक्शन में यही कहा था कि वो टैरिफ डालेंगे। तो जितना उन्होंने कहा था उससे खाली 10% ही उन्होंने टैरिफ का प्लान इंप्लीमेंट किया था। और लास्ट टाइम डॉलर इंडेक्स जो है 150 से एक साल के अंदर पे 89 के आसपास आ गया था। क्योंकि अगर ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं टैरिफ डालूंगा और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करूंगा, ये आपस में ही एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। एट सीआर फॉरेस्ट रिसर्च हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही ट्रम्प साहब ज्वाइन करेंगे तो जो डॉलर में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और डॉलर इंडेक्स वापस से 160-50 की तरफ मूव करना चाहिए। जैसे ही ये 160-50 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद में 105 भी जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी रिसर्च टीम को अगले कुछ दिनों में होने का ज्यादा लग रहा है। और अगर डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आएगा तो रुपया में भी एक जो माहौल है नेगेटिविटी का वो रुक जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द रुके, क्योंकि जिस तरह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहे हैं हमारे, एक तो डबल डोज है, एक तो क्रूड की मार है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है कई सारी कमोडिटीज पे, और अलग से रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो हमारी ट्रेड डिफिसिट को लेकर भी काफी चिंता बढ़ गई। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि करेंसी मार्केट की चाल किस तरह की है, क्यों रुपया कमजोर हो रहा है, आगे कितना कमजोर हो सकता है, और क्या ट्रिगर चाहिए और कब तक वो रिकवरी लौट सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट में सबसे पहले क्रूड की, क्योंकि क्रूड भी काफी तेज हो गया था, लेकिन आज के सत्र में करीब करीब 1% की गिरावट कच्चे तेल में आई है, जो थोड़ी राहत की खबर है। $80.50 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है यहां से क्या क्रूड और कमजोर हो सकता है? एक डेटा जो क्रूड पर दबाव बना सकता है वो है 2024 के जो इंपोर्ट के नंबर हैं। अगर कोविड का सिर्फ पीरियड छोड़ दीजिए तो 2 दशक में पहला साल होगा चीन के लिए जहां पर उन्होंने क्रूड का इंपोर्ट कम किया है। इस पर बातचीत करने के लिए भूपेश शर्मा जी हमारे साथ। भूपेश जी, टेक्निकली क्रूड आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ से जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्या क्रूड और कमजोर हो सकता है? फ्यूचर्स में भी बताइए और ऑप्शंस में भी कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। जी नमस्कार विश्वनाथ जी। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो मुझे लगता है सबसे पहले इंटरनेशनल बाजार के ऊपर बात करते हैं। लाइट स्वीट क्रूड मुझे अभी 78.66 का दाम चल रहा है, जो अपसाइड में मेरे को 79.50 और 80.80 के लक्ष्य संभावित दिखते हैं। वहीं अगर भारत के क्रूड की बात करी जाए, एमसीएक्स क्रूड की, तो 6,805 का दाम चल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार अभी 6,600 के ऊपर जब तक ट्रेड करेगा तब तक इसमें पॉजिटिविटी जारी रहेगी। अपसाइड में 6,950 और 7,050 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कोई भी बाजार में डिप आती है तो बाजार में खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए। विशेषकर ये बाजार में अभी वॉलेटिलिटी थोड़ा हायर एंड पर देखने को मिली है। मुझे लगता है कि 6,600 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तब बाजार में खरीदारी करें और स्टॉप लॉस 6,500 के नीचे फॉलो करें। वाइस वर्सा आप इसमें 6,650 के आसपास जब भी बाजार मिलता है तो 6,700 की कॉल भी खरीद सकते हैं, जिसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट और 150 पॉइंट का लक्ष्य संभावित रहेगा। ओके, भूपेश जी, क्रूड की बात तो आपने अच्छे से समझा दी है। अब बताइए गोल्ड और सिल्वर, आज काफी सीमित दायरे में दोनों ही काउंटर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड में पहला कॉल बताइए कि क्या करना चाहिए शाम के सत्र के लिए, और 1-2 दिनों के लिए भी बता सकते हैं, और चांदी में क्या करना चाहिए? जी, गोल्ड में 2 मेजर इवेंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं चार्ट पर। एक सबसे पहले कि डॉलर इंडेक्स का जो बढ़ना है गोल्ड के लिए, ये एक काफी बड़ा थ्रेट हो सकता है। मुझे लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर सस्टेन कर रहा है लगातार, इस बाजार में ये एक सप्लाई गोल्ड में देखने को मिल रही है इसके कारण। और अगर बात करें टेक्निकली तो 78,650 के आसपास कहीं भी गोल्ड का दाम मिलता है तो गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सत्र में देखा गया है कि 78,600 से 650 के मध्य इसमें एक अच्छी सप्लाई देखने को मिलती है, जिसमें स्टॉप लॉस आप 78,900 के ऊपर का फॉलो कर सकते हैं। 78,000 के एक बार सीधे टारगेट रख सकते हैं। 78,000 के नीचे जाने पर 77,500 और 77,100 के लक्ष्य भी बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। चलिए, अब बात बुलियन के बाद अब बात कर लेते हैं हम मेटल्स की। बेस मेटल्स में अगर चुनना हो कोई एक काउंटर, हालांकि ज्यादातर काउंटर लेड को छोड़ दे तो ज्यादातर आज
तेज जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ से और कौन तेज हो सकता है? अगर कोई टॉप काउंटर चुना हो बेस मेटल्स में, तो भूपेश जी आपको क्या पसंद है? जी, अगर बेस मेटल्स में तेजी के लिए अगर कोई काउंटर है तो वो अभी भी कॉपर का बाजार है। 825 या 26 के आसपास कहीं भी कॉपर वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 821 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 833, 835 एक बार के लिए लक्ष्य इसमें 833, 835 के रखें, क्योंकि 833 से लेकर 835 के बीच मल्टीपल सप्लाई जोन बाजार में देखने को मिल सकते हैं। बाजार में पहले भी बाजार इन ये भाव से अच्छा खासा नीचे तकरीबन 6 से 7% का करेक्शन 2 बार देखा गया है। तो मुझे लगता है कि बाजार में एक बार करंट ट्रेंड के हिसाब से पॉजिटिविटी है, परंतु अपसाइड बहुत लिमिटेड है। ओके, नेचुरल गैस बताइए सर, आज कमजोर दिख रहा है। सिर्फ डायरेक्ट कॉल बताइए कि क्या लग रहा है, यहाँ से कुछ तेजी लौटेगी, गिरावट पे खरीदे या वेट करें? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। करंट भाव पर खरीदारी करनी चाहिए। 328.30 का दाम है। 323 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और 339 और 347 के लक्ष्य संभावित रहें। ओके, तो यानी आपको लग रहा है यहाँ से तेजी है, लेकिन जो भी स्टॉप लॉस भूपेश जी बता रहे हैं उसको ध्यान जरूर रखिएगा। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, लेकिन तेजी का ट्रेंड उनको अभी भी दिख रहा है, भले ही आज थोड़ी मुनाफा वसूली है। सर, एग्री मार्केट की बात करते हैं। मसालों में आपको क्या पसंद है? जीरा पे मुझे आपका व्यू चाहिए, क्योंकि जीरा काफी कमजोर हो गया है। आज हालांकि मार्च वायदा में थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या है? सर, जीरे की बात करें तो जीरे में जैसे लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो जीरे में हमने कहा था कि 23,500 24,000 का दाम था उस समय, कि जीरे में ऊपर में एक अच्छी सप्लाई देखने को मिलेगी। लगातार जीरे में हमने सेल कॉल ही सजेस्ट करी है, और अभी भी कहेंगे कि जीरे में पॉजिटिविटी है नहीं। कहीं भी कोई पुल बैक दिखता है तो जीरे में बिकवाली करनी चाहिए। 22,680 का क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि जीरे में 23,000 या 22,990 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो उसमें बिकवाली करें। 23,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। वो आने वाले समय में जीरा 22,300 और 21,900 के लक्ष्य संभावित समझ आता है। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से नरमी की भी संभावना थोड़ी और बन रही है। शुक्रिया भूपेश जी, आपने वक्त निकाला। एग्री नॉन एग्री मार्केट पे आपने राय रखी, हमारे कमोडिटी विशेष के दर्शकों को बताया कि क्या करना चाहिए। फटाफट ट्रेड आपने ढेर सारे बता दिए। चलिए, लेकिन अब आपको बताते हैं, हमने बात की थी जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह जी से और एआईजेजीएफ के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया जी से। बुले मार्केट के कुछ इश्यूज पे बात की, बजट की डिमांड को लेकर बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ विपुल शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, और साथ ही नितिन केडिया हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एआईजेजीएफ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आप लोगों ने डी बीयर्स के साथ, यानी जीजेईपीसी ने डी बीयर्स के साथ करार किया है जिसके जरिए आप लोग नेचुरल डायमंड का प्रमोशन करेंगे। इससे लेकिन पैरेलली जो एक इंडस्ट्री है लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट तो हर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रमोशन की बातचीत नहीं हो रही है। नमस्कार विश्व मोहन जी, आज हमें खुशी है कि आज हमने सबसे बड़े माइनिंग कंपनी डीबीएस के साथ जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने यह एक आज एमओयू किया हुआ है। आज इंदिरा यानी कि इंडियन नेशनल रिटेलर्स के फोरम का ये हम लोग ने आज ऐलान किया है। तो ये बहुत ही मतलब नेशनल डायमंड के लिए ये मध्यम के लिए बहुत ही अच्छा बढ़ावा देगा। इसके पीछे वजह यह है कि आज जितने भी रिटेलर्स हैं उनको बराबर से एजुकेशन किया जाएगा। उन्हें किस तरह से माल नेचुरल डायमंड का किस तरह से बिक्री करनी चाहिए, उनके पास डिटेक्शन मशीन किस तरह से होने चाहिए, और उनको सारे सहायता देंगे टियर 3, टियर 2, टियर 1 ये सब शहरों में, और उनका धंधा किस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे आपने बताया कि काउंसिल का काम है कि हर एक सेगमेंट को हमको आगे ले जाना है। जैसे हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ एग्रीमेंट किया, इसी तरह डीबीएस के साथ आज इंदिरा का हमने एमओयू किया है। और रही बात लैबग्रोन की, तो कल लैबग्रोन का भी कुछ भी अगर एसोसिएशन या कुछ भी ब्रांडिंग आता है तो काउंसिल उसको भी सपोर्ट करेगी। सवाल था क्योंकि आपके जो मेंबर्स होंगे वो भी देख रहे होंगे कि हमारा लैब ग्रोन मार्केट का क्या होगा। जब डीबीएस के साथ करार कर लिया है
तो जो एसोसिएशन है तो नेचुरल डायमंड पे ज़्यादा फोकस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते, एक और सवाल। एक्सपोर्ट को लेकर सरकार की काफ़ी चिंता है और इंपोर्ट एक तरफ से बम्पर इंपोर्ट हो ही रहा है जब से इंपोर्ट ड्यूटी में सोने चांदी की कटौती हुई है, लेकिन इस फ्रंट पर भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप लोग लगातार कदम उठा भी रहे थे और एक और करार आपने किया है DHL एक्सप्रेस के साथ, जिसके जरिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप एक्सपोर्ट को यहां पर बढ़ाएंगे और देश में बनी क्राफ्टेड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और आगे आप कई सारे इंटरनेशनल उस तरह के इवेंट्स भी करने वाले हैं। अब विपुल शाह जी, उसका कितना फायदा होगा इस करार का? तो जैसे आपने देखा कि काउंसिल हर एक एक्टिविटी को, एक्सपोर्टर्स को किस तरह से सहायता दी जाए, DHL के साथ जो अग्रीमेंट किया है तो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट किससे कम आ सकता है और हम ई कॉमर्स थ्रू देश भर अलग अलग जगह पे इजीली हम लोग माल शिप कर सके और सब एक्सपोर्टर्स को उसका लाभ मिल सके। तो हम और हमारी तरफ से पूरी प्रयत्न है कि ग्लोबल इंडस्ट्री जो आज US को लेके और जैसे कि मिडल ईस्ट है वो मार्केट में, जैसे कि अभी वॉर का जो सीज फायर हुआ है इजराइल और गाजा का, तो हमें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट मार्केट भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट देगी और हम लोग को US मार्केट से भी अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये साल 2025 में हमें उम्मीद है कि जेम ज्वेलरी क्षेत्र यहाँ से बढ़ोतरी लेगी। चलिए अच्छी बात है, लगातार आप लोगों की कोशिश है पूरी इंडस्ट्री का उससे फायदा हो और सरकार भी लगातार रिव्यू कर भी रही है। जिस तरह से इंपोर्ट के नंबर आ रहे हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ रहे हैं, ये एक चिंताजनक बात है। अब बजट भी आने वाला, हालांकि बजट के अनुमान आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों से बात भी की थी। विपुल शाह जी, अब मेरा सवाल होगा, क्या इस बात की आशंका लगाई जा रही है, लग रहा है कि वापस से कहीं इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी ना हो जाए? इंडस्ट्री का एक तबका ऐसा है जिनका कहना है, हमारे सोर्सेस भी कह रहे हैं कि 2% के आसपास सोने चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी में वापस से बढ़ोतरी हो सकती है। आप लोगों के पास क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है? जैसे कि मैंने बताया कि प्री बजट में हमारी मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ और वहां पे बहुत ही अच्छा सा हमने उनको कॉम्प्लीमेंट किया इंडस्ट्री के द्वारा कि आप लोगों ने ये जो कदम उठाया है इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा क्रिएट होगा, ये छात्र को भी अच्छा बढ़ावा देगा। आज देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, FDI के इनफ्लोज आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि IPO का सब्सक्रिप्शन इतना हो रहा है, तो जेम ज्वेलरी रिटेल लेवल में आज बहुत ही उसको मुनाफा होगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और सरकार ने ये चीज को देखा है कि नेक्स्ट 2 साल में नए 3000 करीबन 3000 नए रिटेल शोरूम खुलने वाले, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि किस से बढ़ेगा जेम ज्वेलरी क्षेत्र में। चलिए, तो आप लोगों को लग रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो कटौती की गई थी 9% की, वो जारी रहनी चाहिए, पूरी इंडस्ट्री का उससे फायदा होगा। अब मेरा एक सवाल होगा सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर। हमने BIS के DG से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है इंडस्ट्री से कंसल्टेशन के बाद और वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के पास पहुंच चुकी है। विपुल शाह जी, क्या लग रहा है, सिल्वर हॉलमार्किंग जल्द अनिवार्य तौर पर लागू हो जाएगा? आप लोगों को कब तक उम्मीदें हैं और क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर उसके लिए तैयार हैं क्या? यस, हम लोग तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और जिस तरह से गोल्ड में हॉल मार्किंग के जो जैसे किया है और आप देख सकते हो कि कंज्यूमर भी आज कॉन्फिडेंस से आज हॉल मार्किंग का कोई भी पीस से वो खरीद सकता है, उन्हें शॉर्ट हो जाता है। तो सरकार उसकी तरह से खुद पूरी प्रयत्न कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसी बजट के अंदर सिल्वर के लिए भी यही लाइंस पे उसको भी कैसे बढ़ावा दिया जाए और उसका भी कंज्यूमर अफेयर से जल्द उसका नोटिफिकेशन आके ये लागू हो जाना चाहिए। नितिन केडिया जी, आप बताइए, आप भी यहाँ पे छोटे ज्वेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, सिल्वर हॉलमार्किंग के लिए देश तैयार है क्या, इंफ्रा तैयार है क्या? विश्वनाथ जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विपुल भाई और पूरी GGAPC टीम को DBS और DHL के साथ एग्रीमेंट के लिए बधाई देना चाहूंगा। और मुझे लगता है जिस तरह से GGAPC काम कर रहा है, इससे देश का जो सबसे लास्ट माइल पे ज्वेलर बैठा है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और वो भी कहीं ना कहीं किसी एक दिन अपने आप को एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में पाएगा। और अब बात करते हैं सिल्वर हॉलमार्किंग की। तो देखिए, अगर गोल्ड की हॉलमार्किंग की बात की जाए तो गोल्ड की जो हॉलमार्किंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी पहले से तैयार था, लेकिन जब सिल्वर चूंकि एक बड़े व्यापक पैमाने पे यूज होता है, छोटी जगहों पे यूज होता है और कहीं भी जहां पे भी ऑरेंज जोन है वहां पे आज भी हॉलमार्किंग सेंटर लगाने की परमिशन नहीं मिल रही है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब तक इस बोटलनेक को नहीं हटाएंगे
तब तक हम सिल्वर की हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे तैयार करेंगे। तो जब तक ये बॉटलनेक्स दूर नहीं होते और जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हॉलमार्किंग मशीन्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि बीआईएस इस स्थिति में होगा कि वो सिल्वर की हॉलमार्किंग को वो 50 से ज्यादा शहरों में लॉन्च कर सके। हमारे पास जो खबर है वो ये है कि प्राइमरी स्टेज पे जो 40 या 50 मेट्रो और सेमी मेट्रो सिटीज है, उनमें सिल्वर हॉलमार्किंग फेज 1 से शुरू होगी और ये फेज 6 या फेज 7 2027 या 2028 तक चलेगी और 2029 में जो है वो 100% सिल्वर हॉलमार्किंग आएगी। पर इसमें बहुत ज्यादा सबवेंशंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्कीम्स की जरूरत पड़ेगी ताकि लोग जो है वो मोटिवेट हो सके हॉलमार्किंग सेंटर लगाने के लिए। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आते हैं, यहाँ पे स्टेट वर्सेस सेंटर भी हो जाता है। तो जो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उसपे सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बात करके हॉलमार्किंग सेंटर की ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करना पड़ेगा। जी, आपने पहले फेज की बात की, वो जल्द शुरू होने की संभावना है। क्या इस साल पहले फेज के लिए लागू हो जाएगा और कौन कौन से शहर हो सकते हैं पहले फेज में? देखिए, जैसे मैंने कहा मेट्रो और सेमी मेट्रोज जो है वो पहले फेज में हो जाएगा और मुझे लगता है कि सितंबर या अक्टूबर तक जो है वो बीआईएस इस स्थिति में होगा कि जो देश के 40 से 50 बड़े शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, इन सब जगहों पे जो है वो फर्स्ट फेज में सिल्वर हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी कर सकता है। और इसके साथ में सिल्वर के कुछ आइटम्स हैं जिनको हो सकता है फर्स्ट फेज में वो लेके आए और उसके बाद फिर उसको व्यापक रूप से बढ़ाए। दौर में कुछ चंद प्रोडक्ट तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि ये भी बीआईएस की तरफ से कहा जा रहा है कि पुराने होने के बाद वो हॉलमार्क के नंबर्स यहाँ पर मिटने का भी चांदी में डर रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी दिक्कतें दूर करने के बाद ही यहाँ पर चरणों में यहाँ पर शुरू करने की तैयारी है। एक सवाल नितिन जी आपसे ये भी होगा, इंपोर्ट ड्यूटी में वापस से 2% की बढ़ोतरी की खबरें आ रही है, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। आप लोगों के पास क्या जानकारी है, क्या रिपोर्ट है सर? सर, एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारी जो कुछ एसोसिएशंस हैं वही वो चिंता जाहिर करने लगती हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और ऐसी स्थिति में जो है वो सरकार को ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। और उस स्थिति में क्या होता है, मीडिया जो है वो एक सम्मानजनक चेहरा देके छापना या बताना शुरू कर देता है और सरकार के पास जो एक आइडिया ऐसा पहुंचता है कि इसको लेके इंडस्ट्री में कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इस बार जो ड्यूटी कम हुई उसके बाद जिस तरह का काम निकला है, यानी जुलाई के बाद जिस तरह का काम निकला है वो पहले कभी नहीं देखा गया। और इसका एक एग्जांपल है कि केरला के एक शोरूम को हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पाया कि वहां पे एक दिन के अंदर रिकॉर्ड गोल्ड ज्वेलरी जो है वो सेल हुई। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी का जो कट आया उसकी वजह से। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो ड्यूटी है उसको यथास्थिति रखा जाए, उसको नहीं बढ़ाया जाए और इस तरह की जो र्यूमर्स है उसको भी विराम लगाने का काम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है बाजार में जो इम्बैलेंस है वो काफी बढ़ जाता है। तो पूरी इंडस्ट्री की डिमांड यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती की गई है उसे जारी रखा जाए, क्योंकि इससे जो इलीगल गोल्ड जो भी देश में आ रहे थे उस पर भी पूरी तरह से लगाम लगी है। ये भी उनकी एक दलील है और यहाँ पर इसका फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं, कंज्यूमर्स को भी काफ़ी हुआ था। दाम नीचे से जब गिरे थे जुलाई में, जब इसका फैसला हुआ था, उसके बाद तेज़ी से यहाँ पर डिमांड भी बढ़ी थी। कोई और डिमांड आप रखना चाहेंगे नितिन जी? सर, हमारी सरकार से डिमांड है कि इस बार बजट में जैसे गोल्ड मेटल लोन मिलता है ज्वेलर्स को, वैसे ही जो है वो सिल्वर मेटल लोन की भी शुरुआत की जाए। और दूसरा, ज्वेलर्स को जिस तरह से रिस्कियर कैटेगरी में रखा गया है, विपुल भाई है यहाँ पे, शायद मेरी बात से वो इकरार ना करें, लेकिन डायमंड की वजह से गोल्ड ज्वेलर जो छोटा ज्वेलर है उसको भी लोन मिलने में, क्रेडिट मिलने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हमारा ये डिमांड है कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं उनके लिए जो क्रेडिट लाइन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए, या उनके लिए जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री को एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सरकार बोले। शुक्रिया नितिन जी आपका, विपुल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और इंडस्ट्री की तमाम जो दिक्कतें हैं, आप लोगों की जो डिमांड है और साथ ही आप लोग क्या कर रहे हैं, जीजीईपीसी क्या कर रहा है लगातार एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर, देश में जागरूकता फैलाने को लेकर, तमाम मुद्दों पर आप लोगों ने अपनी राय रखी।